मैं लोकेंद्र ठक्कर हूं और पर्यावरण विभाग मध्य प्रदेश शासन की संस्था एप्को में जलवायु परिवर्तन प्रबंधन ज्ञान केंद्र है, उसका मैं प्रभारी। लोकेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और COP28 की शुरुआत हो चुकी है 30 नवंबर से और आने वाली 12 दिसंबर तक ये चलेगा। हमेशा ये लगातार विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता आ रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या सार निकल कर सामने आ रहा है और इस सम्मेलन में क्या खास मुद्दे रखे जाने की संभावना है? COP28 बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है, एक कदम है जलवायु परिवर्तन का, जो विचार विमर्श मंथन सारी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष करते हैं और कई विशेषज्ञ इसमें शामिल होते हैं। उस दृष्टि से COP28 एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है। COP28 में कुछ 4-5 खास मुद्दे हैं जिसके ऊपर चर्चा होगी। एक सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हम स्टॉक टेकिंग करेंगे, अभी तक हमने क्या किया उसकी समीक्षा होगी सारी दुनिया में। पेरिस सम्मेलन जब हुआ था तो उसमें सारी दुनिया ने एक आम सहमति से एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उस संधि में मूलतः ये कहा गया था कि सारी दुनिया ये प्रयास करेगी कि हम अपनी पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री तक रखने का प्रयास करेंगे। वैसे तो 2 डिग्री कहा गया, लेकिन महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया था कि हम कोशिश करेंगे कि पृथ्वी का तापमान इस सदी के अंत तक 1.5 डिग्री से ज़्यादा न बढ़े। और इसलिए सारी दुनिया ये प्रयास करेगी कि ग्रीन हाउस गैस, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, उस प्रकार की गैसों के उत्सर्जन को हम कम करेंगे। और हम कैसे कम करेंगे, कितना कम करेंगे, कब कम करेंगे, इन सब के बारे में हर देश ने अपने अपने कुछ योजना सामने रखी थी। और ये लक्ष्य स्वयं देशों ने खुद ही निर्धारित किए थे, जिसको हम नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। और भारत ने काफ़ी लक्ष्य, और भारत ने अपने लक्ष्यों को और अधिक महत्वाकांक्षी सुधार किया है पिछले 1-2 वर्षों में। तो इन लक्ष्यों के विरुद्ध हमारी क्या प्रगति रही है, हम कहाँ पर हैं, इसका आकलन करना बहुत ज़रूरी है। और इसी को हम ग्लोबल स्टॉक टेक कहते हैं। एक किस्म का रिपोर्ट कार्ड है सारी दुनिया का कि हम जो वादे किए हैं, जो संकल्प लिए हैं, क्या हमने उनके ऊपर कुछ उस दिशा में कदम उठाया है। इसके साथ ही ग्लोबल स्टॉक टेक में अभी तक जो किया गया है उसका आकलन, और भविष्य में हम क्या करेंगे उसका भी हमको कुछ रोड मैप इस COP28 में देखने को मिलेगा। क्या हम अपने जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं हर एक देशों के, क्या हम उनको और ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं? क्योंकि अभी इस प्रकार के सम्मेलन जब होते हैं, COP28 या COP27, जब कभी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का ये सम्मेलन होता है यूनाइटेड नेशंस का, उसके पहले एक एमिशन गैप रिपोर्ट आती है। एमिशन गैप रिपोर्ट क्या बताती है कि जो हमारे लक्ष्य हैं और जो हम आज हमारा उत्सर्जन हो रहा है उसके बीच कितना अंतर है। एमिशन गैप रिपोर्ट का ये आकलन, अभी जो रीसेंट रिपोर्ट आई है, वो ये कह रही है कि अगर हम सारी दुनिया अपने वादों के मुताबिक अगर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम भी करें तो भी 2030 तक पृथ्वी के तापमान में 2.1 से 2.8 डिग्री बढ़ने की संभावना है। इसका ये मतलब है कि हमने जो पेरिस में वादा किया था कि हम अपनी पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे और उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि हमारे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम हो, उस प्रयास में कहीं कमी रह गई है। और इसलिए हमको और ज़्यादा अपनी कसौटी पे अपने को कसना होगा और ज़्यादा लक्ष्यों को महत्वाकांक्षी बनाना होगा। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को बहुत तेज़ी से कम करना होगा। क्लाइमेट चेंज की स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए विकसित देश जितने जिम्मेदार हैं उतने ही विकासशील देश भी जिम्मेदार हैं। और भारत लगातार विकसित देशों की तरफ कदम बढ़ा रहा है, लेकिन भारत ने जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं। तो इन कामों को आप किस रूप में देखते हैं और भारत ने किस प्रकार से एक बेहतर काम किया है? देखिए, विकसित और विकासशील देशों के बीच की जो ये बहस है, ये जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बहस में सबसे बड़ी जो मुद्दा है वो है न्याय का, जस्टिस का। क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। जो देश विकसित हो चुके हैं वो परंपरागत ऐतिहासिक रूप से उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन वातावरण में, वायुमंडल में किया हुआ है। और उनकी जीवन शैली ऐसी हो गई कि वे अपने उत्सर्जन को कम करने में उनको स्वाभाविक परेशानियां हैं। लेकिन जो विकासशील हैं या कम विकसित देश हैं, जिनको हम लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ कहते हैं, उनको भी सामाजिक, आर्थिक, मानव विकास के जो सूचकांक हैं उस दृष्टि से उनको भी विकसित होना होगा। और ये एक हमारा मतलब हम क्या कहें कि इसको विडंबना है कि हम जो विकास
के रास्ते पे जाएंगे तो हमको हमारा उत्सर्जन भी बढ़ेगा। अगर हम देखें कि जो विकसित देश हैं उनके विकास के जो सूचकांक हैं और उनका उत्सर्जन बहुत ज़्यादा है, जो कम विकसित हैं या विकासशील होने की प्रक्रिया में हैं उनका कार्बन उत्सर्जन और सूचकांक कम है। तो कार्बन उत्सर्जन और विकास का लगभग संबंध जुड़ा हुआ है, सीधा संबंध है। ऐसी स्थिति में अगर हमको विकसित होना है तो हमारे देशों से या ऐसे विकासशील देशों से, कम विकसित देशों से उत्सर्जन होना अवश्यंभावी है। अतः ये ज़रूरी है कि जो विकसित देश हैं वो अब अपनी जीवन शैली को बदलें। और भारत जैसे विकासशील देश भी, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ का एक बहुत बड़ा मंत्र पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिया है कि हम अपनी जीवन शैली में किस तरह से सुधारना है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा। अगर हम व्यक्ति के स्तर पर देखें तो मिशन लाइफ में ऐसे हमको मंत्र हैं, ऐसे सुझाव हैं जिससे हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन ला करके कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। सामाजिक स्तर पर देखें तो हमको जलवायु परिवर्तन से जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए कुछ न कुछ अनुकूलन करना होगा। और अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हमको अपने पूरे देश के, पूरे राष्ट्र के जो एकीकृत हमारा उत्सर्जन है उसमें हमको आंशिक रूप से कमी लानी होगी। तो ये प्रयास करना होगा। और भारत ने तो जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है कि हम 500 गीगावाट अपनी बिजली की जो क्षमता है उसको, नवकरणीय ऊर्जा है उसको हम 500 गीगावाट तक लेके जाएंगे। इसके साथ ही हम अपनी कुल ऊर्जा की आवश्यकता का लगभग 40-50% जो गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं, नवीनीकृत ऊर्जा के साधन हैं, उसके माध्यम से हम लेके आएंगे। और फिर हमने अपने एमिशंस को भी कहा है कि हम अपनी जो एमिशन इंटेंसिटी है, उत्सर्जन की जो तीव्रता है, उसको हम 40 से 45% कम करेंगे। 2005 में जो हमारा उत्सर्जन हो रहा था उसकी तुलना में 2030 से 2035 के बीच हम अपनी उत्सर्जन की जो इंटेंसिटी है उसको हम 40 से 45% कम करेंगे। भारत ने अपनी ये जो लक्ष्य है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने का, उस लक्ष्य को और महत्वाकांक्षी बनाया है और इस दिशा में पूरा देश काम कर रहा है। मतलब भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ये कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, और लगातार प्रयास चल रहे हैं, वो आगे भी फलीभूत होंगे, हम ऐसी कामना करते हैं। और मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि दुबई में ये COP28 हो रहा है, दुनिया भर के तमाम देश इसमें शिरकत कर रहे हैं, इसके अलावा भारत की भी प्रतिभागिता इसमें है। भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश भी एक इसमें अपना प्रतिनिधित्व कर रहा है। इंदौर से भी एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर इसमें प्रतिभागिता है, उसमें भी कुछ प्रेजेंटेशन होगा क्योंकि इंदौर ने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? निश्चित तौर पे इंदौर न सिर्फ एयर क्वालिटी बल्कि सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पिछले 6 वर्षों से वो पूरे देश में उभरा है। और स्वच्छता के साथ साथ चूँकि हम स्वच्छता के सारे मानकों को, मापदंडों पर खरे उतरे हैं, तो उस दिशा में इंदौर का जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है जो और क्लाइमेट एक्शंस हैं वो भी बहुत सुदृढ़ हैं। और उस दिशा में जैसा आपने कहा, जो एक दुनिया के सामने हम अपनी उपलब्धियों को दिखा सकते हैं और लोगों को हम वहाँ की अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से हम अपने काम को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये खुशी की बात है कि इंदौर शहर की उपलब्धियों का एक प्रस्तुतिकरण अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो रहा है। और एप्को की बात की जाए और यहाँ की जलवायु परिवर्तन सेल की बात की जाए तो आपकी कौन कौन सी ऐसी गतिविधियाँ रही हैं जिनके माध्यम से आप जनमानस को जागरूक कर रहे हैं कि हमें क्लाइमेट चेंज की स्थिति से निपटना है, पर्यावरण को सुरक्षित करना है और कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करने में योगदान देना है? हम लोग एक नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए सबसे बड़ा काम था कि हम राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना बनाएं। और मुझे खुशी है बताने में कि इस वर्ष 5 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का लोकार्पण किया गया है। इस कार्य योजना में एक तरफ हम जहां नीतिगत परिवर्तनों की बात कर रहे हैं, कुछ हम ज़मीनी एक्शंस की बात कर रहे हैं और वहीं हम प्रशिक्षण और शोध को भी बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश मेरे ख्याल में शायद पहला राज्य है जहां पर क्लाइमेट चेंज पर PhD करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम, एक योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा हाल ही में हम लोगों ने मिटिगेशन को लेकर के हम अपना उत्सर्जन कम कैसे करें, इस दिशा में हमने UNDP के साथ मिलकर एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया है जिसमें मध्य प्रदेश के 35 जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको हमने पूरा सोलराइज़ किया है।
इसके अलावा कुछ मंडियों में हमने सोलर पावर्ड कोल्ड स्टोरेज लगाए हैं, ताकि सब्जियों का, फलों का जो उनका रक्षण है, उनका प्रोटेक्शन है, हम कर सकें, उनको कोल्ड स्टोरेज में रखें ताकि वो व्यर्थ न हो, ख़राब न हो जाए। इसके अलावा हम चार्जिंग स्टेशंस स्थापित कर रहे हैं, ईवी चार्जिंग स्टेशंस। तो ये कुछ उदाहरण हैं, ये पायलट्स हैं, डेमोन्स्ट्रेशन है। इसके माध्यम से लोगों में जागरूकता आएगी कि हम अपने छोटे छोटे स्कूल्स में, पंचायत में, हॉस्पिटल्स में हम कैसे हम सोलर ऊर्जा का उपयोग करें। 24 घंटे उससे ऊर्जा मिलेगी। मंडियों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना या ईवी चार्जिंग स्टेशंस की स्थापना, ये सब किसी न किसी रूप से क्लाइमेट एक्शंस के सुदृढ़ प्रमाण हैं। और इस तरह से हम लोगों में जागरूकता, कुछ चेतना, कुछ जानकारी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि दुबई का जो COP28 का मंच है, उसमें तो दुनिया भर के तमाम पर्यावरणविद और वैज्ञानिक उपस्थित होंगे, वो नीतिगत निर्णय लेंगे, बड़े बड़े इसमें कुछ हल निकाले जाएंगे। लेकिन एक आम आदमी जो है वो किस प्रकार से इस क्लाइमेट चेंज की स्थिति से निपटने के लिए अपना योगदान दे सकता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ ला सकता है, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को बेहतर तरीके से आगे ले जाएं। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया है कि क्लाइमेट चेंज को अगर हम 3 स्तर पर देखें, शासन क्या करेगा, तो शासन को सबसे ज़रूरी काम है कि हम ऐसे प्रयास करें कि हम अपने देश का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करें। सामाजिक स्तर पे हमको ये करना है कि हम जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझने के लिए, निपटने के लिए हम कैसे अनुकूलन करें। और व्यक्तिगत स्तर पे हम क्या कर सकते हैं, मिशन लाइफ के जो मंत्र हैं, पानी की बचत करें, पानी को व्यर्थ न होने दें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, ऊर्जा की बचत करें और नवीनीकृत ऊर्जा के साधनों का अधिकाधिक उपयोग करें। हम ई वेस्ट का सही निष्पादन करें। इसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट है, जिससे कि हमको ग्रीन हाउस गैस मीथेन का उत्सर्जन होता है, उसको अगर हम कंपोस्टिंग करते हैं, उसका सही निष्पादन करते हैं, तो एक तरफ हम उस रिसोर्स को उपयोग कर पाते हैं, दूसरा हम ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से भी अपने उसको बचा लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वृक्षों को बचाना, वृक्षारोपण करना, ये साधारण सी चीज़ें लगती हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जैसे बूंद बूंद से सागर घड़ा भरता है, ऐसा है कि हर व्यक्ति अगर अपना एक योगदान देगा, आंशिक योगदान भी दे, अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा भी परिवर्तन लाने का अगर प्रयास करे, तो वो आंशिक योगदान भी पूरे देश का मिलकर के एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ा योगदान होगा। तो हर व्यक्ति इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि हम अब कितना तैयार हैं अपने आप को बदलने के लिए, और हम अपने योगदान को करने के लिए कितनी हमें संकल्प शक्ति है। कितने आशान्वित हैं आप COP28 से? COP28 शुरू हो रहा है। इसमें बहुत सारे पेचीदा मुद्दे हैं। जैसा मैंने कहा, ग्लोबल स्टॉकटेक का मामला है। एक और जो मुद्दा छूट गया था मैं आपसे चर्चा में, वो है लॉस एंड डैमेज का, क्योंकि पिछले बार की जो COP27 थी, उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये मानी जा रही थी कि लॉस एंड डैमेज का जो एक मुद्दा है कि ये जो आपदाएं आ रही हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स हो रहे हैं मध्य प्रदेश में भी। पूरे देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट बहुत ज़्यादा हुए हैं, चाहे बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी या तेज़ बाढ़ या बारिश का होना। ये जो घटनाएं हैं, ओले गिरना, ओला पाला, ये घटनाओं की तीव्रता और संख्या बढ़ती जा रही है। और इससे जो नुकसान हो रहा है उसका आकलन करना, और उस नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या उसकी भरपाई कोई मुआवजा देगा। ये उदाहरण मैंने दिया, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ मैं। विशेष रूप से जो बहुत संवेदनशील देश हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या स्मॉल आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, उन देशों की समस्याएं बहुत विकराल हैं। और उनको इन समस्या से अडाप्टेशन करने के लिए कौन पैसा देगा, उनका मुआवजा, उनकी भरपाई कौन करेगा, इसके ऊपर अभी विश्व को चर्चा करनी है, पूरी एक आर्थिक व्यवस्था निर्मित करनी है। ये इतना तो तय हो चुका है कि विश्व बैंक अभी अंतरिम तौर पर इस प्रकार के लॉस एंड डैमेज फंड को का प्रबंधन करेगा, लेकिन इसके लिए कौन देश अप्लाई कर पाएगा, वो फंड से पैसा किसको मिलेगा। दुनिया ये कह रही है कि केवल लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ या स्मॉल आइलैंड्स को ही ये पैसा दिया जाए, लेकिन अगर आप देखें कि भारत इतना विशाल देश है और बड़ी इकॉनमी के रूप में 4वीं-5वीं इकॉनमी है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ आपदाओं से लोग कितना परेशान होते हैं, त्रस्त होते हैं। तो
क्या भारत इसके लिए इसकी अर्हता होगी? क्या बांग्लादेश, क्या पाकिस्तान, लीबिया, ये छोटे देश हैं जो कि स्मॉल आइलैंड्स की परिभाषा में नहीं आते हैं या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की परिभाषा में नहीं आते हैं, पर इनके यहाँ आप देखिए आपदाओं की जो विकरालता है कितनी ज़्यादा है। क्या हम या इस प्रकार के देश क्या इस फंड का लाभ ले पाएंगे? ये सारे मुद्दे हैं जो कि कॉप में डिस्कस होने हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दों पर बहुत गहन चर्चा होगी, जैसे कि हर बार होती है। और उम्मीद कि कॉप एक रोड मैप हमारे सामने आएगा और स्टॉक टेक के जो निष्कर्ष हैं वो हमको इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि हम और ज़्यादा सजगता के साथ, सक्रियता के साथ क्लाइमेट एक्शंस लें। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विस्तार से चर्चा हुई COP28 के बारे में। तो हम आशा करते हैं कि ये जो विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हो रहा है तो इसमें कुछ बेहतर नतीजे निकल कर सामने आएंगे और वो नतीजे हमारे जो समाज को भी कुछ ऐसा संदेश देंगे जिसके माध्यम से हम इस पूरी धरा को, पृथ्वी को बचा सकें और हम अपने पर्यावरण को खुशहाल बनाकर अपनी खुद की ज़िंदगी को भी खुशहाली की डगर पर अग्रसर कर सकें। इस चर्चा के लिए लुकन जी आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।